गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने कल की क्लास में थोड़ा सा समझने की कोशिश की कि नेहरू जी के जो पूरा जो बेसिस है उनकी पूरी जो उनके विचारों का पूरा आधार है, किस तरह से वो मैंने समझाया आपको कि समाजवाद में होता है। अब थोड़ा उसको और आगे बढ़ाते हुए और किस तरह से एक प्रधानमंत्री के रूप में चूँकि उन पर जिम्मेदारी थी, तो हमें समझने की कोशिश करेंगे कि उस समाजवाद को उन्होंने किस तरह से भारतीय संदर्भों में एक तरह से फिर से परिभाषित किया, एक नई डेफिनेशन दी और एक नया आयाम दिया। अब देखिए, बहुत सारी बातें हैं। मैंने आपसे कहा कि नेहरू बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, पूरी वेस्टर्न फ़िलॉसफी भी पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसा कि उनके इतिहास की समझ देखकर लगता है कि वे जो हमारे भारतीय जो ग्रंथ हैं, भारतीय दर्शन जो है, भारतीय इतिहास और जो हमारे यहाँ के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, उनसे भी वे बहुत प्रभावित हैं, है ना। तो विशेष बात यह है कि नेहरू में हमको एक अमेलगमेशन जिसको कहते हैं ना, ये दोनों चीज़ों का एक मिश्रण हमको देखने को मिलता है कि किस तरह से उन्होंने जो पूरे उनके वेस्टर्न आइडियाज़ थे, जो पश्चिमी दर्शन से उन्होंने जो कुछ भी बातें ली थी और उसमें उन्होंने भारतीय दर्शन के जो तत्व हैं उनको शामिल करने की कोशिश की है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी संस्कृति में कहीं ना कहीं नैतिक दृष्टिकोण का बड़ा महत्व है। नैतिक जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं वे कहीं ना कहीं यही समझाते हैं हमें कि जीवन में नैतिकता बहुत ज़रूरी है। हमारी जो पूरी सामाजिक व्यवस्था है उसमें भी अगर हम देखें तो हमको समझाया जाता है, हमारे सबके अपने अपने कर्तव्य हैं कि हमें अपनी अपनी भूमिकाओं के अनुसार जो भी कर्तव्य दिए गए हैं, जिनको कि हमारी व्यवस्था में धर्म कहा गया है, कि हमें उन सबको निभाना बहुत ज़रूरी है। तो नेहरू जी में यदि आप देखें तो आपको इस सब का एक मिश्रण देखने को मिलता है। उन्होंने कोई सिस्टमैटिकली कोई वो फिलोसोफर तो नहीं थे, क्योंकि बेसिकली तो एक एक्टिविस्ट थे। वो बाकायदा राजनीति के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि वे कोई ओरिजिनल थिंकर नहीं थे, कि उनके पास कोई मौलिक सोच अपनी नहीं थी। बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वे कहीं ना कहीं जो कुछ भी और उन्होंने एक्नॉलेज भी किया इस बात को कि जो कुछ भी विचार वे रख रहे हैं उसमें वो सारे जो दुनिया भर के लोगों का जो बड़े विद्वानों के जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं, उनसे वे प्रभावित होकर अपनी बातें लिखते हैं या कहते हैं। लेकिन हम विशेष योगदान नेहरू का ये मान सकते हैं कि उन्होंने पश्चिम के जो विचार थे प्लस जो इंडियन मोरालिटी हम कहें या जो भारतीय दर्शन से जो हमें चीज़ें मिली हैं उनको आपस में मिलाने की कोशिश की और एक नया विज़न उस रूप में इस देश के सामने रखा। हम सब जानते हैं गांधी जी से बहुत क्लोज थे। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि गांधी जी के लिए नेहरू जी बहुत बड़ी कमज़ोरी थे, उस पर मैं नहीं जाऊंगी अभी। लेकिन गांधी के दर्शन से वे निश्चित रूप से प्रभावित हैं। पर गांधी से प्रभावित हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वे ये भी मानते हैं कि गांधी का जो दर्शन है उसकी क्या सीमाएं हैं। और क्योंकि अल्टीमेटली नेहरू जी ने प्रधानमंत्री के रूप में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है, तो जब वो इम्प्लीमेंटेशन तक के लेवल तक जाते हैं और तो निश्चित रूप से बहुत सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी उनके देखने को मिलते हैं जो कि शायद हम गांधी में नहीं देख पाते। आप लोगों में से यदि किसी ने गांधी फिल्म देखी है तो मुझे बहुत जगहों पे एक बड़ी स्ट्राइकिंग सी चीज़ देखने को मिलती है कि बहुत जगह जब किसी बात पे डिस्कशन हो रहा है, गांधी जी कुछ किसी बात पे अगर जिद रहे हैं तो वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं बापू इस तरह से नहीं होता, क्योंकि एक नैतिकता है गांधी जी में और एक अति आदर्शवाद है। कहीं ना कहीं नेहरू का वो एक्टिविज़म है जिनको उन्हें मालूम है कि मुझे प्रैक्टिकली इन चीज़ों को लागू करना है। तो पूरब और पश्चिम का एक अमालगमेशन वो प्रस्तुत करते हैं। और इसीलिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे कहूँगी, एक तरफ हमें स्वराज
अचीव करना है, स्वराज की प्राप्ति हमें करनी है। स्वराज यानी हमारा अपना राज, विदेशी दासता से मुक्ति। लेकिन साथ ही साथ उसके बाद क्या, उसके बाद किस तरह का राज्य हम अपने सामने चाहेंगे, तो उसकी संकल्पना भी वे तैयार कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं और उसको उन्होंने आगे चलाया भी। तो जिसे हम फिर जिसको मैं कह रही हूँ टर्मिनोलॉजी अगर वे यूज़ करते हैं तो वो शायद पश्चिम की ही है। वो कहते हैं कि हमारे लिए ज़रूरी है कि एक तरफ हम स्वराज की प्राप्ति भी करें, लेकिन साथ ही साथ नेहरू में हमको दिखता है वेलफेयर स्टेट, यानी एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। एक ऐसा राज्य जो कि जनता के कल्याण के लिए, जो लोग है, जो पब्लिक है, उसके वेलफेयर के लिए काम करे। क्योंकि वे जानते थे, उन्हें आता दिख रहा था कि यदि हम स्वतंत्र होंगे, क्योंकि वे लोग जिस लेवल से प्रयत्न हो रहे हैं, निश्चित रूप से दिख रहा है कि ब्रिटेन अब हार चुका है और थक चुका है और वो हमें अपने औपनिवेशिक दासता से मुक्ति दे देगा। तो उनके सामने वो आगे का रास्ता भी है और इसलिए बहुत स्पष्ट दिखने में सामने में आता है कि वे कहीं ना कहीं एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात कर रहे हैं। और इस लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में एक विशेष बात जो और है, वे बहुत बड़े शांति के समर्थक थे, पीस। उनको लगता था कि वायलेंस जो है ये शायद गांधी का प्रभाव था या हमारे भारतीय दर्शन का प्रभाव था कि उन्होंने माना कि हिंसा किसी भी चीज़ का रास्ता नहीं है, कोई सल्यूशन नहीं देती। तो हमें जो कुछ भी अचीव करना है, जो कुछ भी हमें प्राप्त करना है, वे हमें बहुत शांतिपूर्ण तरीक़ों से करना है। हमें बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से, संवैधानिक तरीक़ों से बात करना है। इसको आप नहीं डिनाई कर सकते कि हमारी स्वतंत्रता संग्राम में भी कहीं ना कहीं लगातार गांधी जी ने भी नेहरू जी के साथ, उसमें हिंसा की कहीं कोई जगह नहीं थी। यदि कोई व्यक्ति आपको प्रताड़ित भी कर रहा है, शोषण भी कर रहा है, तो बजाय कि हम जाकर उसके प्रति हिंसा करने लगें, जो रास्ता हमारे नेतृत्व ने दिखाया था वो ये था कि आप उससे अपनी बात कहें, उसे समझाने की कोशिश करें कि वो जो कुछ कर रहा है वो गलत है। देखिए बच्चों, कहीं ना कहीं आप माने न माने तो ये भी बात सही है कि एक नवोदित राष्ट्र है, अगर हम मारकाट में लग जाएंगे, आपस में ही एक दूसरे को, एक विदेशी दासता से मुक्त हुए हैं, लेकिन अगर हम आपस में ही फिर से लड़ने लग जाएंगे तो जिस प्रकार की हिंसा होगी उसमें किसी भी प्रकार का किसी का कोई भला होने वाला नहीं है। तो नेहरू अपने आप में एक अमालगमेशन प्रस्तुत करते हैं, एक कि हमने स्वराज प्राप्त कर लिया है, अब जो हमारा अगला जो स्टेप है वो है एक वेलफेयर स्टेट या एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का। और वे बार बार जो हिंसा को नकारने की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं शायद इसीलिए उस वक्त सोवियत संघ, मार्क्स के पूरे दर्शन के आधार पर सोवियत संघ की स्थापना हो चुकी थी और वो लगातार कहीं ना कहीं जो पूरा डिस्कशन चलता था वो ये था कि सोशलिज़म कहीं ना कहीं वायलेंस को सपोर्ट करता है, कि वो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं, जो कि वर्तमान व्यवस्थाएं जिनको कि वो शोषणकारी मानता है, वो ये मानता है कि आप हिंसा करके इस व्यवस्था को ख़त्म कर दीजिए। तो नेहरू ने बार बार अपनी बातों में, अपने लेखों में ये देखने को मिलता है कि वे उनके उससे समझ में आता है कि कहीं पर भी वे उस हिंसा का समर्थन नहीं करते और वे मानते हैं कि हिंसा केवल प्रतिहिंसा को जन्म देती है और इसीलिए जो कुछ भी अचीव किया जाना है, जो कुछ भी प्राप्त किया जाना है, वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीक़ों के माध्यम से हमें अचीव करना है। पूरा जो एक वेलफेयर स्टेट हमें स्थापित करना है और इसीलिए समझ में आता है कि वेलफेयर स्टेट को उन्होंने सोशलिज़म, देखिए आप जब थोड़े से अभी आगे पढ़ने लगेंगे राजनीति विज्ञान तो आप एडवांस, जब हम एक हायर उसमें जाते हैं तब हम जो कुछ विचारकों ने ये भी कहा, मार्क्स भी उसमें शामिल हैं, कि राज्य जो है वो अल्टीमेटली एक
शोषणकारी संस्था हो जाती है, क्योंकि जो पूंजीवादी हैं वे आमतौर पर ये कोशिश करते हैं कि राज्य को अपने नियंत्रण में कर लें और फिर राज्य के माध्यम से शोषण का चक्र चलाएं। नेहरू ये जानते थे कि एक नवोदित राष्ट्र को जो नया नया अभी स्थापित हुआ है वो उसमें हम पूरी तरह राज्य के बिना काम नहीं चला सकते। राज्य तो हमें चाहिए ही, और जो राजनीतिक संस्थाएं हैं वो भी हमें चाहिए। तो नेहरू एक तरफ समाजवाद है उनके लिए और दूसरी तरफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हमारा संविधान कर रहा है, तो नेहरू ने एक अमेलगमेशन प्रस्तुत किया कि आप समाजवादी विचार रखिए, लेकिन हमें उस समाजवाद की प्राप्ति यदि करनी है तो वे हमें डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से उनके थ्रू हमें अचीव करना है। इसलिए वे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, या जिसको हम संसदात्मक व्यवस्था कहते हैं, उसके बहुत बड़े संसदात्मक लोकतंत्र, उसके बहुत बड़े समर्थक हैं। और वे चाहते थे कि आज़ाद भारत में हमारा संविधान जिन इंस्टीट्यूशंस को, जिन संस्थाओं को, जिन संवैधानिक संस्थाओं को हमारा संविधान स्थापित कर रहा है, वे इतने मजबूत बने कि उनके माध्यम से हम उस लोक कल्याणकारी राज्य की जो पूरी हमारी विचारधारा है, जो दर्शन है, उसको प्राप्त कर सकें। मतलब उद्देश्य जो है हमारा प्राप्त करने का, एक समता मूलक, एक इगैलिटेरियन सोसाइटी का, वो तो वही है जो कि समाजवाद बताता है, लेकिन उसके तरीके किसी भी रूप में हिंसात्मक नहीं हैं। वे पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल हैं। जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो नए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बने हैं, पूरा जोर इस बात पर है कि जो नई राजनीतिक संस्थाएं स्थापित हुई हैं वो समाजवाद के आदर्शों को प्राप्त करने में पूरी तरह सफल हों। जनता को यह विश्वास रहे कि ये जो व्यवस्था हमने स्थापित करी है, देखिए नया नया देश बना है, संविधान ने एक व्यवस्था हमको दी है, तो पहले प्रधानमंत्री के रूप में निश्चित रूप से उनके कंधों पर ये जिम्मेदारी भी थी कि वे उस व्यवस्था को सफल बनाते। लेकिन खास बात यही है, जिन उच्च आदर्शों पर हमारा संविधान बना है, आप सबको मालूम है कितने समय लगाकर, कितने सोच विचार करके एक ऐसा संविधान स्थापित किया है हमने, जो कि हमें सब प्रकार की शोषण से मुक्ति दे रहा है, सब प्रकार के समाजवाद की बात कर रहा है, इकोनॉमिक जस्टिस भी है जिसमें न्याय की बात कर रहा है। मैं अगर सही शब्द का प्रयोग करूं, जस्ट इकोनॉमिक जस्टिस है, जिसमें सोशल जस्टिस है, जिसमें पॉलिटिकल जस्टिस है ना। तो नेहरू कह रहे हैं कि उद्देश्य तो वही है जो कि समाजवाद बताता है, कि एक समानतावादी समाज, और समानता किस रूप में? हर रूप में, चाहे वो आर्थिक समानता हो, चाहे वो राजनीतिक समानता हो, चाहे वो सामाजिक समानता हो, सब प्रकार की समानता हमें चाहिए। लेकिन उसका तरीका क्या होगा? उसका तरीका ये होगा कि जिन संस्थाओं की स्थापना हमने की है, जिन व्यवस्थाओं की कानून के द्वारा हमने जो, और वाकई में हमारे संविधान में अगर आज की तारीख में देखा जाए और उसको हम तरीके से फॉलो करें, तो इस बात की पूरी व्यवस्था है कि जिस समानतावादी समाज की कल्पना हम सोचते हैं होनी चाहिए, उनके माध्यम से उसको अचीव किया जा सकता है। तो नेहरू की विशेषता जो हमको देखने में आती है, जो कि शायद मार्क्स से प्रभावित बहुत सारे समाजवादी विचारकों में नहीं देखने को मिलती है, वो ये मानते हैं कि समाजवाद और लोकतंत्र दोनों एक साथ चल सकते हैं, और ज़रूरत इस बात की है कि लोकतंत्र समाज को मजबूत करे, समाजवाद को मजबूत करे, और समाजवाद लोकतंत्र को। आप देखिए कितनी विशेष बात यह है कि जो आइडियोलॉजीज़ जिनको
बहुत सारे विचारकों ने कहा कि शायद एक साथ नहीं चल पाएंगे, लेकिन नेहरू इन लोगों में से है, और जिसको कि धीरे धीरे आज के समय में स्वीकार भी किया जा रहा है कि वाकई में यदि एक समता मूलक समाज की स्थापना हमें करनी है तो लोकतांत्रिक तो होना ही पड़ेगा। अगर हम लोकतंत्र को अपनाएंगे, हम संवैधानिक संस्थाओं को अपनाएंगे। मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि आप अपने चारों तरफ देखिए, अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से भी देखिए, लोकतंत्र अपने आप में किसी भी प्रकार के शोषण का विरोध करता है। यदि सबको बराबरी है, सबको बराबर से बोलने का हक है, सबको बराबर से पढ़ने का हक है, सबको बराबर से अपना विकास करने का हक है, तो स्वाभाविक रूप से समाजवाद आ जाता है, एक समानतावादी समाज आ जाता है। और विशेष बात यह है कि हमारी जो संस्थाएं हैं, हमारी जो राज्य व्यवस्था की जो संविधान ने जो संस्थाओं को स्थापित किया है, उनके माध्यम से इस उद्देश्य को बहुत आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो नेहरू का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो हम मान सकते हैं वो है कि हम अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाएं, हम अपनी संस्थाओं को मजबूत बनाएं। उन संस्थाओं का जो कैरेक्टर है, उनका जो चरित्र है, वो इतना समाजवादी हो कि वो संस्थाएं जब काम करें, विशेष बात ये भी ध्यान में रखने की है कि उन संस्थाओं को इस तरह बनाया जाना चाहिए, उन संस्थाओं को इस तरह चलाया जाना चाहिए कि अंततोगत्वा एक वेलफेयर स्टेट, एक कल्याणकारी उद्देश्य की प्राप्ति वो संस्था कर सके, है ना। तो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि शायद इस समय में ज़रूरी भी है आज के दौर में कि हम अपने संविधान द्वारा स्थापित संस्थाओं को मजबूत करें और इस बात का ध्यान रखें कि वे संस्थाएं इस तरह से काम करें कि लोकतंत्र मजबूत हो, और लोकतंत्र मजबूत हो तो एक समानतावादी समाज की स्थापना हो। यहीं इसी से रिलेटेड मैं एक बात और कहूँगी, वो शायद क्यों नेहरू का इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, इतना दृढ़ विश्वास है लोकतंत्र के अंदर। कहीं ना कहीं देखिए बच्चों, जब मैंने पहले आपसे शुरुआत में क्लास शुरुआत की थी तब मैंने कहा था कि हमारी जो पूरी पॉलिटिकल साइंस की प्रॉब्लम है वो 2-3 चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती है। एक है व्यक्ति, एक तरफ है समाज, एक तरफ है राज्य, है ना। ये 3 चीज़ें हैं, और यदि हम चाहें तो तीनों को एक दूसरे के विरोधी मान सकते हैं, और यदि हम चाहें तो अगर वाकई में देखा जाए तो तीनों की एग्जिस्टेंस एक दूसरे के बिना नहीं है। व्यक्तियों से ही समाज बनते हैं, समाज से ही व्यक्ति बनता है, व्यक्ति ने ही और समाज की स्थापना की है और राज्य की स्थापना की है। लेकिन कुछ पॉलिटिकल फिलोसोफर्स, जब हम आगे डिस्कशन में चलते हैं तो कुछ राजनीतिक विचारक ऐसे हैं जो व्यक्तियों को ज़्यादा महत्व देते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं, व्यक्ति एज अ कलेक्टिविटी, मतलब एक समूह के रूप में जिसको हम कहते हैं समाज, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है, कुल मिलाकर अंतर ये है कि व्यक्ति समाज से है या समाज व्यक्ति से है। चाहते अंततोगत्वा सभी क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति का भला हो, सबसे ज़्यादा सबका कल्याण हो। समाजवाद कहीं ना कहीं ये मानता है कि व्यक्ति अपने आप को अगर पीछे रख दे और संपूर्ण समाज की भलाई के लिए काम करे। जब संपूर्ण समाज की भलाई होगी तो इंडिविजुअल्स जो हैं, व्यक्ति विशेष जो हैं, उनकी अपने आप में भलाई हो जाएगी। नेहरू कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच, और जो दूसरी जो उदारवादी विचारधारा है जो कि समाजवाद की एंटी मानी जाती है, वो कहीं ना कहीं ये मानती है कि नहीं, आप पूरे समाज पर एक साथ विचार मत करिए, आप स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स पर टारगेट करिए, और जब हर व्यक्ति पर का भला होगा तो अंततोगत्वा उस पूरी कलेक्टिविटी का अपना ही, सबका ही विकास हो जाएगा। नेहरू की विशेषता ये है कि नेहरू ये मानते हैं कि इंडिविजुअल और सोसाइटी, इन दोनों के बीच किसी भी प्रकार का विरोधाभास नहीं हो सकता, और इसीलिए समाजवादी कहीं ना कहीं कभी कभी जब वो समाज की बात करते हैं तो वे कहते हैं कि कभी कभी बड़े हित के लिए, पूरे समाज के हित के लिए इंडिविजुअल
जो लिबर्टी है या व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसको थोड़ा कम कर दिया जाना चाहिए। नेहरू इस चीज़ से बहुत कंफर्टेबल नहीं है और कोई बहुत सिस्टमैटिक उन्होंने थॉट नहीं दिया है, लेकिन जैसा हम उनके विचारों से समझ पाते हैं, उनकी पूरी जो कार्य प्रणाली है प्रधानमंत्री के तौर पर भी और जो उनके रिएक्शंस हैं उससे समझ में आता है कि इस प्रॉब्लमेटिक में उन्हें कोई विरोधाभास नहीं दिखता और वे कहीं ना कहीं दोनों ही चीज़ों के समर्थक हैं। एक तरफ जहाँ वो संपूर्ण समाज के हित की बात कर रहे हैं, सोसाइटी एज अ होल, वहीं वे कहीं कहीं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी समर्थन करते हैं, उसका विरोध भी वे नहीं करते और वे चाहते हैं कि ये दोनों चीज़ें साथ लेकर वे आगे बढ़ें। कोई भी व्यवस्था उन्हें लगता है कि तभी अच्छी हो सकती है जब वो इंडिविजुअल लिबर्टी या व्यक्तिगत स्वतंत्रता और साथ ही साथ सामाजिक हित दोनों चीज़ों को लेकर आगे बढ़ें। और ये करने में वे मानते हैं कि राज्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, शायद कहीं ना कहीं उस वक्त की जो परिस्थितियाँ थीं, भारत में जो हालात थे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से भी, मुझे लगता है कि एक ज़रूरत थी कि राज्य जो है वे इस बात का ध्यान रखे कि एक समानतावादी समाज की स्थापना हो। विदेशी दासता से तो मुक्ति हमें मिल गई थी, लेकिन जातीय असमानता, आर्थिक असमानता, बहुत सारे शोषण, इस तरह ज़मींदारी प्रथा आप लोगों ने सुनी है ना, बहुत सारी बुराइयां हमारे अपने समाज में ऐसी थी कि जब तक उनके लिए बहुत कड़े कानून नहीं बनाए जाते तब तक वो समस्याएं आसानी से दूर नहीं हो सकती थी। और इसलिए कहीं ना कहीं कानून की ज़रूरत थी, राज्य की ज़रूरत थी, एक ऐसा राज्य जो इन सब कामों को करवाए। शायद लोगों में इतनी शिक्षा नहीं थी या लोगों में कहीं ना कहीं वो चीज़ मिसिंग थी कि वे अपने स्तर से संगठित होकर बहुत सारे काम कर सकते थे। तो यहाँ फिर आप देखिए कि नेहरू का विज़न देखने को हमें मिलता है कि नहीं, समाजवाद जो वेस्टर्न फिलोसोफर्स हैं, वेस्टर्न थिंकर्स हैं, उनकी सोसाइटी में लगता है कि वो स्टेट कंट्रोल पर इतना ज़्यादा जोर नहीं देते। नेहरू चाहते हैं कि इस सब काम में राज्य आगे लीड ले और इस सब काम करवाए कि बाकायदा इकोनॉमिक जस्टिस लोगों को मिले, पॉलिटिकल जस्टिस लोगों को मिले, सोशल जस्टिस इन लोगों को मिले, जो कि हमारे संविधान में बातें कही गई हैं और इसमें राज्य भूमिका निभाए। बिना राज्य की भूमिका निभाए शायद भारत जैसे देश में ये संभव नहीं है कि उतने एक समानता संभव नहीं था, खास तौर पर उस समय तो, कि एक समता मूलक समाज की स्थापना हो सके। और इसलिए उन्होंने माना, देखिए फिर एक और दूसरा एक्सट्रीम और है कि दूसरी तरफ ये हालात थी कि सोवियत संघ में स्टेट का डोमिनेशन बहुत ज़्यादा हो गया था, जो दूसरा बड़ा एक तरह से साम्यवादी है, जिसको हम कहें समाजवादी देश का उदाहरण हमको सामने देखने को मिल रहा था। उन्होंने कहा नहीं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि राज्य जो है वो इतना ज़्यादा डोमिनेट करने लग जाए या राज्य इतना ज़्यादा जिसे कहते हैं ना एक तानाशाही सी हो जाए कि वो एक काम कराने लग जाए। मतलब आप देखिए कि एक थिन लाइन है, हमारे सामने दो पैरेलल एग्जाम्पल्स हैं। एक तरफ उदारवादी लिबरल सिस्टम्स हैं जिसका लीडर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जो मानता है कि आप व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, लेसे फेयर, और उसे अपने आप सब कुछ करने दो और हर व्यक्ति सब कुछ अपना अपना भला सोचेगा तो सब कुछ भला हो जाएगा। दूसरी तरफ यूएसएसआर जैसी सिस्टम है जो कि पूरी तरह स्टेट कंट्रोल्ड है और नेहरू ये कोशिश कर रहे हैं इन दोनों के बीच का रास्ता बनाने को कि नहीं, राज्य का नियंत्रण रहे लेकिन उतना ही जितना कि आवश्यक है। राज्य ध्यान रखे इस बात का कि हर व्यक्ति तक आर्थिक विकास का जो फ़ायदा है वो पहुँचे, कोई भी वर्ग वंचित न रह जाए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि पूरे समाज के हित के नाम पर हम व्यक्ति का
या इंडिविजुअल फ्रीडम को हम कहीं पर भी निगलेक्ट करें। और इसीलिए वे जो लाते हैं एक मिक्स्ड इकोनॉमी का, हमारे आप लोगों ने देखा, मैं आर्थिक व्यवस्था की बात कर रही हूँ, मिक्स्ड इकोनॉमी जो हमने अपनाई कि कुछ चीज़ें हमारी ऐसे थी कि जो स्टेट कंट्रोल में थी, जो राज्य के नियंत्रण में थी, लेकिन साथ ही हमने इंडिविजुअल एंटरप्राइज को, व्यक्तिगत रूप से जो लोग अपने कुछ काम करना चाहते थे, हमने उसको भी जगह दी। और नेहरू ये मानते थे कि ये सारी चीज़ें, ये जो कुछ भी है, इसको इन इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से बहुत सिस्टमैटिकली प्लानिंग करके, डेवलपमेंट करके, डिस्ट्रीब्यूशन करके, है ना। देखिए अब वो प्रधानमंत्री हैं, वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से चीज़ों को देख रहे हैं, तो वो ये समझ पा रहे हैं कि एक प्लान्ड इकोनॉमी की इम्पोर्टेंस क्या है, इंडिविजुअल लिबर्टी की इम्पोर्टेंस क्या है, स्टेट कंट्रोल की इम्पोर्टेंस क्या है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की इम्पोर्टेंस क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की इम्पोर्टेंस क्या है, और इस सब के बीच शांति, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स का यूज़, इस सब की इम्पोर्टेंस भी समझ रहे हैं। और यही विज़न उन्होंने रखा कि वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उसमें उनका अटल विश्वास है। समाजवादी जो उद्देश्य हैं निश्चित रूप से उनमें उनका अटल विश्वास है, लेकिन साथ ही साथ वो इंडिविजुअल लिबर्टी को भी सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिविजुअल राइट्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो नेहरू ने इस रूप में एक नया विज़न, वे एक ओरिजिनल थिंकर नहीं रहे होंगे, लेकिन जो उस वक्त समाज के सामने जो विश्व में प्रचलित दर्शन थे, अलग अलग वेज ऑफ थॉट्स थे, अलग अलग लाइन ऑफ थॉट थे, उन सब का एक अमालगमेशन अगर हम देखें, वेस्टर्न का भी और ईस्टर्न का भी, उन दोनों के मध्य एक सामंजस्य जो हम यदि देखते हैं, और कहीं ना कहीं एक आइडियलिज्म है, एक आदर्शवाद है, लेकिन उसके साथ साथ एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी है, व्यावहारिक अप्रोच भी है, उन दोनों का अमालगमेशन हम नेहरू में देखते हैं। तो कुछ चीज़ें अगर कहा जाए तो उन्होंने कहा कि सोशलिज्म होना चाहिए बट विद अ ह्यूमन फेस, है ना। जो कुछ भी हो वो शांति से हो, किसी को ऐसा न लगे कि उस पर कुछ थोपा गया हो, लेकिन अंततोगत्वा एक समानतावादी समाज की स्थापना हम इस देश में कर पाएँ। तो मैं यही कहूँगी कि उनके जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं उनको देखें, लेकिन उनसे उनका एक विज़न हमारे सामने निश्चित रूप से बनता है कि किस तरह डेमोक्रेसी इम्पॉर्टेंट है, सोशलिज्म इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इंडिविजुअल लिबर्टी भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसके साथ मुझे लगता है थोड़ा मोटा मोटी हम समझ पाए कि नेहरू किस तरह का विज़न रखते थे, और निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय शांति में जो उनका योगदान है, पंचशील के सिद्धांत में जिस तरह से उनका है, जो ये फॉरेन पॉलिसी को लेके कि किस प्रकार के संबंध विश्व के विभिन्न देशों के मध्य होने चाहिए, है ना। ये भी आप लोग ध्यान में रखें कि किस तरह से गुटनिरपेक्ष आंदोलन चलाकर ये समझ में आता है कि उन्होंने हर जगह ये कोशिश करी कि विश्व जो है वो शांति की राह पर चले, विभिन्न देशों के मध्य जो संबंध हैं वो भी कहीं भी कटुतापूर्ण ना हो, संघर्ष ना हो। हालांकि उसके अपने सीमाएं भी रहीं। चीन से जो युद्ध हुआ, कहा जाता है कि वो इतने आदर्शवाद में जीते रहे कि वो सोच ही ना पाए कि एक तरह से धोखा चीन ने हमारे देश को दे दिया। निश्चित रूप से उस रूप में उनके एक डिप्लोमेटिक फेलियर मानी जाती है कि वे सोच ही नहीं पाए कि इस तरह की, वे तो हिंदी चीनी भाई भाई की बात कर रहे थे, और इस तरह से एक उनके पीठ में छुरा भोंका जाएगा और इस देश को इतना बड़े युद्ध का सामना करना पड़ेगा। वो सब एस्पेक्ट है, पर कहीं ना कहीं जो बात मैं समझाना चाह रही हूँ आप लोगों कि किस तरह से जो स्टेट है या जो पॉलिटिक्स है वो किस तरह से संचालित होनी चाहिए, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस तरह से होने चाहिए, इस संदर्भ में नेहरू हमें इस तरह का जो विज़न, जिसमें कि ईस्ट और वेस्ट का अमालगमेशन हमें देखने को मिलता है, हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। थैंक यू सो मच।